हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के या किसी और कोर्स में भी, जैसे बीबीए और सीए वगैरह में जो भी स्टूडेंट हैं जिनका सब्जेक्ट होता है कंपनी लॉ। आज मैं लेकर आया हूँ वीडियो जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो यूनिट नंबर 2 हैगी, जिसमें हमें पढ़ना है कंपनी के फॉर्मेशन के बारे में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, देयर अल्टरेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ये टॉपिक हमें कवर करने हैं इस चैप्टर के अंदर। तो आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के साथ इसका पार्ट 1, जिसमें आज हम मैक्सिमम टॉपिक सभी इसमें कवर कर लेंगे। बाकी जो रह जाएंगे वो हम करेंगे इसकी वीडियो के पार्ट 2 में कवर। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए, पर्सन हु इनिशिएट प्रमोशन ऑफ कंपनी नॉन एज प्रमोटर, दे टेक ऑल नेसेसरी स्टेप फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। जो पर्सन किसी भी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के सभी स्टेप्स लेता है, मतलब कंपनी के रजिस्ट्रेशन करवाना, उसके लिए नेम रखना, ये सारे जो भी स्टेप लेता है उसे कहा जाता है प्रमोटर। और वो सारे स्टेप लेता है वो जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कैसे होता है? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3, अ कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस। एक कंपनी को किसी भी लॉफुल पर्पस के लिए फॉर्म किया जा सकता है। पब्लिक कंपनी रिक्वायर एटलीस्ट 7 और मोर पर्सन। पब्लिक कंपनी में 7 या 7 से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। प्राइवेट कंपनी में 2 या 2 से ज्यादा लोग हो सकते हैं। 1 पर्सन कंपनी में हमें 1 पर्सन की मिनिमम जरूरत पड़ती है। The memorandum of office shall indicate the name of nominee with his prior consent who shall become member of company in case of subscriber death and such written consent filed with registrar। जो कोई भी ओपीसी होती है उसके मेमोरेंडम में वो उस पर्सन का तो नाम होता ही है जो उसका मेंबर है, क्योंकि ओपीसी में एक ही मेंबर होता है। उसके साथ में उसमें एक इस नॉमिनी का और नाम होता है कि अगर बाय चांस मेंबर को आगे चल के कुछ हो जाता है तो उसके बाद कंपनी कौन संभालेगा, वो कहलाता है मेंबर। लेकिन साथ में उसकी रिटन कंसेंट होना जरूरी है जिस पर्सन को मेंबर बनाया जा रहा है। ठीक है। सेकंड क्लॉज है, द कंपनी फॉर्म्ड अंडर सबसेक्शन 1 में बी आइदर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। जो कंपनी फॉर्म होगी वो चाहे तो लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है, चाहे लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, चाहे अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है। आगे है, if at any time number of member of a company reduced to minimum limit and company carries on business for the 6 months while no member reduced, then every person who is member of company during that time shall be severally liable for payment of debt contracted during that time। क्या बोला गया है? अगर कभी ऐसा हो जाता है कि किसी कंपनी में जितने मिनिमम नंबर चाहिए, जैसे कि प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर चाहिए, पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर चाहिए, अगर इससे कम मेंबर हो जाते हैं कंपनी में और कंपनी फिर भी अपना बिजनेस 6 महीने तक चलाती रहती है, तो उन 6 महीनों में जितना भी डेट वगैरह कंपनी का होगा वो सारे मेंबर सेवरली लायबल होंगे। उसके लिए कंपनी को लायबल नहीं रखा जाएगा। ठीक है। ये था आपका फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अब आता है आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की। एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है उसके साथ डील करता है आपका सेक्शन नंबर 7। सबसे पहला आता है इसमें इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो सेक्शन 7 प्रोवाइड प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन। देखिए इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर क्या होता है। नंबर 1, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन विद रजिस्ट्रार। सबसे पहले क्या करना होता है, डॉक्यूमेंट और जो जो इन्फॉर्मेशन है कंपनी के फॉर्मेशन के लिए जरूरी, वो सारी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी होती है, मतलब उसे देनी होती है। इस डॉक्यूमेंट फाइल में और इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज आती है? तो नंबर 1 आता है अ डिक्लेरेशन बाय पर्सन हु इज एंगेज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एंड बाय person named in article as director secretary that all requirement of this act and rule are compiled। ये बोला गया है सबसे पहले एक डिक्लेरेशन होनी चाहिए जो पर्सन इस कंपनी को फॉर्म कर रहा है उसके द्वारा, और जिसका नाम एज अ डायरेक्टर शो हो रहा है मेमोरेंडम में, उसके द्वारा कि जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है कंपनी फॉर्म करने के लिए वो सारी रिक्वायरमेंट के साथ कंपाइल करके तभी एक कंपनी फॉर्म की जा रही है। दूसरा, द डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच सब्सक्राइबर टू एमओए एंड फ्रॉम पर्सन नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर स्टेटिंग ही इज नॉट कन्विक्टेड एनी ऑफेंस विद प्रमोशन फॉर फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। फिर मांगा है डिक्लेरेशन किससे? जो सब्सक्राइबर है, मतलब जो जो मेमोरेंडम में जिन जिनका नाम है जो कि उसमें मेंबर हैं कंपनी में, उन सभी के का एक डिक्लेरेशन होना चाहिए जिसमें वो ये स्टेट कर रहे हो, मतलब ये बता रहे हो कि वो किसी भी गलत तरीके से फॉर्मेशन में या मैनेजमेंट में या प्रमोशन में कंपनी के इन्वॉल्व नहीं है। सेकंड, ही हैड नॉट फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड एंड मिस
offense or of any breach of duty under this act or any company law during last 5 year, और ना ही पिछले 5 सालों में वो किसी भी टाइप से गिल्टी प्रूव हुए हैं, ये डिक्लेरेशन होना चाहिए। थर्ड क्या चीज है, द पर्टिकुलर ऑफ एवरी सब्सक्राइबर टू एमओए अलॉन्ग विद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। जितने भी मेंबर बन रहे हैं कंपनी के उस टाइम पर, उन सभी के पर्टिकुलर्स मतलब उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उनका नाम, उनका एड्रेस, फैमिली मेंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए पर्टिकुलर में। फोर्थ है द पर्टिकुलर ऑफ पर्सन मेंशन्ड इन एओए एज फर्स्ट डायरेक्टर एंड सच अदर पर्टिकुलर इंक्लूडिंग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। और किसके पर्टिकुलर, जिन पर्सन के नाम एज अ डायरेक्टर मेंशन है मेमोरेंडम में, उन सभी के पर्टिकुलर विद देयर DIN डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ सारे पर्टिकुलर नेम, एड्रेस, सारे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वगैरह होने चाहिए। फिफ्थ है द पर्टिकुलर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पर्सन मेंशन्ड इन एओए एज फर्स्ट डायरेक्टर इन अदर फॉर्म अलोंग विद देयर कंसेंट एंड ऑल दैट डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इंफॉर्मेशन दैट इट इज करेक्ट एंड कंप्लीट एंड ट्रू बेस्ट ऑफ हिज बिलीफ। और क्या आएगा, पर्टिकुलर किस पर्सन का पर्टिकुलर, जो भी इंटरेस्टेड है एज अ डायरेक्टर, जो कि आगे चल के डायरेक्टर बनना चाहता है और ये कह रहा है कि जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारी करेक्ट प्रोवाइड करवाई गई है, उसको जितनी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग वो इंफॉर्मेशन सारी करेक्ट है, ठीक है। ये चीजें आपको फॉर्मेशन में ये डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन देनी होती है। फिर सेकंड स्टेप क्या आता है फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन में कंपनी के, तो इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो द रजिस्ट्रार ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन फाइल्ड शैल रजिस्टर ऑल द डॉक्यूमेंट एंड इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दैट प्रपोज्ड कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। फर्स्ट स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट फाइल करने होते हैं रजिस्ट्रार के साथ। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, जब रजिस्ट्रार को ये डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं तो वो सारी चीजें मैच करने के बाद कि जो जो इन्फॉर्मेशन और जिस जिस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए वैसे प्रोवाइड करवाई गई है, तो फिर वो एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको इशू कर देता है कि इस नाम से ये कंपनी फॉर्म इनकॉर्पोरेट हुई है। थर्ड है अलॉटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। तो ऑन एंड फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द रजिस्ट्रार शेयर अलॉट अ CIN विच शेल डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी फॉर अ कंपनी। जब से जो भी डेट उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में मेंशन है उस दिन से आपको एक कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर CIN नंबर दे दिया जाता है, जो कि आपकी कंपनी का एक आइडेंटिटी नंबर होता है। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेप आता है मेंटेनेंस ऑफ कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन। तो कंपनी शेल मेंटेन एंड प्रिजर्व एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन टिल इट्स डिसोल्यूशन। जो जो डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई है रजिस्ट्रार को, वो सारे डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन की एक एक कॉपी कंपनीज को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर भी रखनी होती है। नेक्स्ट है फर्निशिंग ऑफ फॉल्स एंड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो इफ पर्सन है furnish any false or incorrect particular of any information of which he is aware filed with registrar in relation to registration of company, he shall be liable for action for fraud under section 447। अगर कोई पर्सन गलत इंफॉर्मेशन फर्निश करता है, मतलब देता है रजिस्ट्रार को, जिसको बारे में उसे पता है कि ये गलत है फिर भी वो प्रोवाइड करता है उसे, तो फिर उसे सेक्शन 447 के अंदर पनिशमेंट दी जाएगी। वो 447 फ्रॉड का सेक्शन होता है, उसके अंदर ये लायबल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फिर आपका स्टेप कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग एनी फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फाइल्ड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी द प्रमोटर पर्सन नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर एंड पर्सन मेकिंग डिक्लेरेशन शेल बी लायबल फॉर एक्शन अंडर फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। अगर कोई कंपनी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा के कंपनी फॉर्म कर लेती है, कोई भी पर्सन गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके कंपनी फॉर्म कर लेती है और रजिस्ट्रार को उस टाइम पे उसके बारे में पता नहीं चल पाता है, तो फिर बाद में जो भी प्रमोटर होंगे जिनका नाम भी फर्स्ट डायरेक्टर होगा और कंपनी भी और जो पर्सन डिक्लेरेशन दे रहे होंगे, ये चारों लोग कौन कौन, कंपनी, डायरेक्टर, पर्सन एज फर्स्ट डायरेक्टर, प्रमोटर और कोई भी पर्सन जो अपनी डिक्लेरेशन दे रहा था, वो सभी लायबल होंगे सेक्शन 447 में फ्रॉड के अंदर, ठीक है। सेवंथ स्टेप आता है ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल। तो इसमें क्या होता है, व्हेन अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फर्निशिंग फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी द ट्राइब्यूनल में, अगर कोई कंपनी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा के इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो ट्राइब्यूनल कहते हैं कोर्ट को। तो कोर्ट क्या क्या ऑर्डर दे सकती है, तो नंबर 1 पास सच ऑर्डर एज इट में थिंक फिट फॉर रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है जो कि कंपनी के मैनेजमेंट के लिए सही लगे कोर्ट को। उसके अलावा डायरेक्ट लाइबिलिटी ऑफ मेंबर शैल बी लिमिटेड, कंपनी जितने भी मेंबर है सभी की लाइबिलिटी को अनलिमिटेड कर सकती है। डायरेक्ट रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी, अगर
गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा के कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है तो उसका नेम को रिमूव कर सकती है रजिस्टर में से कंपनी के। इसके अलावा पास ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप, उसके वाइंड अप करने के लिए ऑर्डर दे सकती है, पास ऑर्डर विच इज इट में डीम फिट, और ऐसा कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है जो कि कोर्ट को सही लगे। प्रोवाइडेड दैट बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर देने से पहले द कंपनी शैल गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड, बट कोई भी ऑर्डर देने से पहले कोर्ट को एक बार कंपनी से पूछना होगा कि तुमने गलत इंफॉर्मेशन क्यों प्रोवाइड करवाई, तो उसको कहा जाता है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड। ठीक है, ये हो गया आपका इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है कंपनी का। अब आएगा इनकॉर्पोरेशन ऑफ वन पर्सन कंपनी, कोई भी एक ओपीसी कैसे फॉर्म होती है। तो मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शैल इंक्लूड नेम ऑफ पर्सन नॉमिनी हु इज इन इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर डेथ और इनकॉर्पोरेशन इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बिकम मेंबर ऑफ कंपनी। जो ओपीसी का मेमोरेंडम होता है उसमें एक नॉमिनी का नाम होता है। नॉमिनी का नाम किस लिए होता है, अगर बाई चांस आगे चल के जो मेंबर है ओपीसी का उसकी डेथ या इनकैपेसिटी, मतलब वो अब कैपेबल नहीं रहता कॉन्ट्रैक्ट करने के, तो फिर वो जो नॉमिनी है वो उस कंपनी को संभालेगा। आगे द नॉमिनी हुज नेम इज गिवन इन मेमोरेंडम शैल गिव हिज प्रायर रिटन कंसेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड सेम शैल बी फाइल्ड विद रजिस्टर एट टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये बोला गया है जो जिसका भी नाम नॉमिनी के उससे हमने दिया होगा मेमोरेंडम में, उसकी हमें कंसेंट लेनी है रिटन फॉर्म में और उसे रजिस्ट्रार के साथ पास फाइल करना है जब हम इनकॉर्पोरेशन करेंगे ओपीसी का। Such nominee shall may be given right to withdraw his consent. OPC may at any time change the name of nominee by giving notice to company and company shall intimate same to registrar. क्या बोला गया है, कोई भी नॉमिनी अपने के पास राइट होता है कि वो कभी भी अपना नाम एज अ नॉमिनी रिमूव करवा सके किसी कंपनी में से, और कंपनी ओपीसी के पास भी एक राइट होता है कि वो किसी भी टाइम अगर अपना नॉमिनी को चेंज करना चाहती है तो नॉमिनी को चेंज कर सकती है। उसके लिए उसे कंपनी को बताना होगा और कंपनी बताएगी रजिस्ट्रार को। ठीक है, एनी सच चेंज इन नेम शैल नॉट डीम टू बी अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। अगर कोई भी ओपीसी नॉमिनी का नाम हटाती है या नॉमिनी अपना नाम हटवा लेता है कंपनी में से, तो उसे हम अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं कहेंगे, वो सिंपल तरीके से किया जा सकता है, उसके लिए मेमोरेंडम को अल्टर करने की जरूरत नहीं है। आगे ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन वेदर रेजिडेंट ऑफ इंडिया शैल एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी शैल बी अ नॉमिनी ऑफ अ ओपीसी। कोई भी पर्सन जो कि एक नेचुरल पर्सन है और इंडिया का रेजिडेंट है वही या तो ओपीसी बना सकता है या फिर किसी भी ओपीसी का मेंबर बन सकता है। अगर कोई पर्सन इंडिया का रेजिडेंट नहीं है या फिर वो इंडिविजुअल नहीं है, मतलब कोई फर्म है, तो वो ना तो ओपीसी क्रिएट कर सकती है और ना ही किसी ओपीसी का मेंबर बन सकते हैं। For the term resident in India means person who stay in India for not less than 120 days during immediate preceding financial year। जो हमने अभी यहाँ देखा था, देखिए रेजिडेंट का मतलब क्या होता है, तो रेजिडेंट का मतलब बताया है कि कोई भी पर्सन रेजिडेंट तब कहलाएगा जब वो पिछले साल के अंदर, मतलब जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है उसमें 120 डेज इंडिया में रहा हो तो वो रेजिडेंट कहलाता है। फिर अगर नेचुरल पर्सन शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ओपीसी फॉर मोर देन वन ओपीसी एंड शैल नॉट बी अ नॉमिनी ऑफ मोर देन वन ओपीसी। कोई भी नेचुरल पर्सन किसी भी एक से ज्यादा ओपीसी का मेंबर नहीं बन सकता और ना ही एक से ज्यादा ओपीसी का कोई नॉमिनी बन सकता है। नो माइनर शैल बिकम मेंबर और नॉमिनी ऑफ ओपीसी। एक ओपीसी का ना तो माइनर मेंबर बन सकता है और ना ही नॉमिनी बन सकता है। ओपीसी शैल नॉट कन्वर्ट इनटू सेक्शन 8 कंपनी बट मे बी इन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। ओपीसी को हम सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, उसे पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आएगा नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। हमने दो देख लिए, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी। अब देखना है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, जिन्हें हम कहते हैं सेक्शन 8 कंपनीज। तो ऑब्जेक्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनीज को फॉर्म करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो सेक्शन 8 कंपनी एक्ट डील्स विद फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विच आर फॉर्म टू प्रमोट चैरिटेबल ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एक्सेट्रा। इन कंपनी को किस लिए फॉर्म किया जाता है, इनका जो ऑब्जेक्ट होता है, मतलब पर्पस होता है फॉर्म होने का, वो ये होता है कि ये जो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें प्रमोट करती हैं। चैरिटेबल ऑब्जेक्ट में मतलब कॉमर्स को, आर्ट्स को, साइंस को, स्पोर्ट को, एजुकेशन को, सोशल वेलफेयर को, एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन को, इन सारी चीजों को और कई सारी चीजें हैं उन्हें प्रमोट करती है। सच कंपनी इंटेंड टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट एंड प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर। इन कंपनी में जो भी प्रॉफिट होता है वो इनके ऑब्जेक्ट को, इनके पर्पस को प्रमोट करने के लिए लगाया जाता है और इनके मेंबर को कोई भी डिविडेंड नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंस।
This section allows central government to register such person or association of person as a company with limited liability without addition of word limited or private limited to its name by issuing license on such condition it may deem fit. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो इन कंपनी को फॉर्म करने का लाइसेंस दे सके और इन्हें अपने नाम के पीछे प्राइवेट, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड या ओपीसी वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है प्रिविलेज ऑफ लिमिटेड कंपनी। तो ऑन रजिस्ट्रेशन कंपनी एंजॉय प्रिविलेज ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ लिमिटेड कंपनी। इन कंपनी के पास फायदा होता है कि ये जो कंपनी होती है वो लिमिटेड कंपनी होती है, इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। नेक्स्ट है फर्म में मेंबर ऑफ कंपनी ऑफ रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। कोई भी एक फर्म मेंबर बन सकती है किसका, जो सेक्शन 8 कंपनी है उसका मेंबर बन सकती है। नेक्स्ट है अल्टरेशन ऑफ MOA एंड AOA। अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट अल्टर प्रोविजन ऑफ इट्स MOA AOA एक्सेप्ट विद प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी सेक्शन 8 कंपनी अपने मेमोरेंडम को या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर नहीं कर सकती बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट के, अप्रूवल के। नेक्स्ट है कन्वर्जन इनटू एनी अदर काइंड ऑफ कंपनी। तो अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन में कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू कंपनी ऑफ एनी अदर काइंड ओनली आफ्टर कंप्लाइंग विद कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय पास स्पेशल रेजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग। कोई भी सेक्शन 8 कंपनी बाकी किसी भी टाइप की कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, पर उसके लिए उसे जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और जो जो कंडीशन होती है उन्हें कंप्लाई करना पड़ेगा। आगे आएगा रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर रिवोक लाइसेंस ऑफ कंपनी वेयर कंपनी कॉन्ट्रीवीन एनी रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन और अफेयर ऑफ कंपनी आर कंडक्टेड फ्रॉडुलेंट और वायलेटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। और अगर कोई कंपनी सेक्शन 8 कंपनी जिस पर्पस के लिए बनाई गई थी उस पर्पस के लिए काम नहीं कर रही है, अपने रूल्स को कॉन्ट्रीवीन कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो उन कंपनी का लाइसेंस को रिवोक कर सके, मतलब उन्हें खत्म कर सके। And on revocation of registrar shall put limited or private limited against company's name before revocation. Central government must given its consent notice of intention to revoke license. और जब सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोक कर देती है लाइसेंस तो उसके बाद क्या होता है, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है वो इन कंपनी को ऑर्डर देता है कि तुम्हें अपने नाम के पीछे या तो प्राइवेट या पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड लगाना होगा, या और सेंट्रल गवर्नमेंट जब इन्हें रिवोक करती है तो उससे पहले इन्हें एक नोटिस दे देती है रिवोकेशन का। नेक्स्ट है वेयर लाइसेंस इज रिवोक्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर डायरेक्ट दैट कंपनी बी वाउंड अप और एमलगमेटेड विद अनदर कंपनी बट आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेयर्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट जब लाइसेंस को रिवोक कर देती है तो वो ऑर्डर देती है इन कंपनी को कि या तो तुम वाउंड अप हो जाओ या एमलगमेट हो जाओ, मतलब किसी दूसरी कंपनी के साथ जिनका पर्पस यही हो, सेम पर्पस, उनके साथ मिल जाओ, बट उससे पहले उन्हें एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड दी जाती है। नेक्स्ट है वेयर लाइसेंस रिवोक्ड एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट कंपनी शुड एमलगमेटेड विद अनदर कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है इफ अ वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन देयर रिमेन ऑफ इट्स डेट एंड लायबिलिटी एनी एसेट दैट दे मे बी ट्रांसफर टू अनदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन एंड हैव सिमिलर ऑब्जेक्ट। अगर वाइंडिंग अप के टाइम पे इन कंपनी का कोई एसेट होता है या कोई लायबिलिटी होती है वो सभी उस कंपनी के साथ मिल जाती हैं जिसके अंदर वो एमलगमेट हुई होती हैं या मर्ज हुई होती है। नेक्स्ट है कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन शैल एमलगमेट ओनली विद अनदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट। कोई भी कंपनी इस सेक्शन की सेक्शन 8 कंपनी सेक्शन 8 की कंपनी के साथ एमलगमेट या मर्ज हो सकती है, उसके अलावा किसी और के साथ एमलगमेट नहीं हो सकती। फिर है पेनल्टी पनिशमेंट इन कॉन्ट्रवेंशन। अगर कोई भी सेक्शन 8 कंपनी अपने जो रूल्स हैं, लॉज हैं, प्रोविजंस हैं उनको कॉन्ट्रवीन करती है, मतलब तोड़ती है, तो इफ अ कंपनी मेक डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी ऑफ रिक्वायरमेंट एंड द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन वेरिंग फ्रॉम 10 लाख टू 1 करोड़। कंपनी के ऊपर फाइन लग सकता है 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का, और डायरेक्टर हैं जो कंपनी के उनके ऊपर फाइन लग सकता है 25,000 से लेकर 25 लाख रुपए तक का। And where it is proved that affair of company were conducted fraudulently, every officer in default shall liable for action under section 447। अगर कोई भी कंपनी प्रूव हो जाती है कि वो अपने जो अफेयर्स हैं, मतलब जो भी काम कर रही है वो फ्रॉडुलेंट मैनर में कर रही है, तो फिर उसके ऊपर सेक्शन 447 के अंदर जो भी ऑफिसर डिफॉल्ट में हैंगे, मतलब काम कर रहे हैं उस कंपनी के लिए, वो सभी लायबल होते हैं सेक्शन 447 के अंदर, ठीक है। बट एग्जेम्पशन है इसकी, कुछ कैन कॉल इट्स जनरल मीटिंग बाय गिविंग क्लियर 14 डेज नोटिस इंस्टेड ऑफ 21 डेज। ये एक फायदा होता है इन कंपनीज का सेक्शन 8 की का, कि जैसे बाकी कंपनी को जनरल मीटिंग बुलानी होती है 14 दिन के अंदर, इनके पास टाइम होता है क्लियर 14 डेज नोटिस इंस्टेड ऑफ
मतलब 21 दिन का बाकी कंपनियों का होता है, और इन कंपनियों के पास होता है कि ये 14 डेज के अंदर अपनी जनरल मीटिंग बुला सकते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर नॉट नीडेड, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर भी नहीं देखने होते कि मिनिमम नंबर के होने चाहिए। और आ गया नो नीड ऑफ नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी एंड शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, इनको किसी भी टाइप की कोई कमेटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 8 कंपनीज के बारे में। तो देखिए गाइज, आज हमने इसमें देखा कि इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है। पहले देखा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, उसके बाद देखा इनकॉर्पोरेशन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के, फिर एक ओपीसी कैसे इनकॉर्पोरेट हो जाती है, और सेक्शन 8 कंपनीज कैसे इनकॉर्पोरेट होती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के कंटेंट के साथ, जिसमें हमें देखना होगा, देखिए यहाँ से इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन से हमें स्टार्ट करना है अपना आगे का। इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इनके अल्टरेशन, इन सारी चीजों के बारे में। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।